जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन के बाद आगे बढ़ते हुए अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब आर्थिक योजनाएं। जरूरत क्यों पड़ी? तो इकोनॉमिक्स शब्द ही रिलेटेड है किससे? अर्थव्यवस्था से, अपने पैसे रुपए से। एक व्यक्ति के सापेक्ष में बात किया जाए इकोनॉमिक्स का तो उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसी तरीके से एक देश के स्तर पे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक देश की अर्थव्यवस्था कैसी है या फिर उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। उसके लिए हम कोई ना कोई प्लान बनाएंगे। ठीक, तो उसी तरीके से देश को चलाने के लिए या फिर देश की अर्थव्यवस्था को तेज करने के लिए, सबको उचित रोजगार देने के लिए तथा सबके जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? इकोनॉमिक प्लानिंग की। ठीक है, और इसे कहाँ से लिया गया है? तो यूएसएसआर। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भारत का इकोनॉमिक प्लानिंग कहाँ से लिया गया, किस देश से बोरो किया गया? ठीक है, तो ये लिया गया किससे? यूएसएसआर। यूएसएसआर का पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट सोवियत रूस। क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट सोवियत रूस। पहले इसको हम यूएसएसआर यानी यूनाइटेड स्टेट सोवियत रूस के नाम से जानते थे, जो वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ रसिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में रूस मिले तो वो भी सही है, अगर यूनाइटेड स्टेट सोवियत रूस मिले तो भी सही है। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, एक पुराना नाम है, एक नया नाम है। ये तो पता चला कि आर्थिक योजनाओं को कहाँ से बोरो किया गया, अर्थात कहाँ से लिया गया? तो रूस से। आगे बढ़ते हैं इसी में तो हम देखेंगे कि कोई भी चीज बनाने के पीछे एक मकसद होता है कि आखिर वो क्यों बनाया गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक प्लानिंग को बनाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का निर्माण हो, यानी कि एक समाजवादी समाज का निर्माण हो। अब समाजवादी समाज का मतलब क्या? कि जहाँ पर समानताएं हों, ठीक, सभी को समान अवसर मिले और सभी की जो इकोनॉमिक स्थिति हो वो लगभग अच्छी हो, बेहतर हो। ठीक, तो इकोनॉमिक प्लानिंग को लाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव कहें, मोटो कहें, वो क्या था? सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है कि इकोनॉमिक प्लानिंग का उद्देश्य क्या था। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का उद्देश्य था सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का निर्माण करना। ठीक है, अगले प्रश्न, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग की बात किसके दिमाग में आई? क्योंकि कोई भी बात है, जैसे हम कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया, ठीक, तो उसी तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग शब्द सबसे पहले किसने दिया या फिर इसके बारे में सबसे पहला विचार किसने किया? तो ध्यान देंगे कि भारत में सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कब कही गई थी? 1930 में। और किसने कहा था? तो एम विश्वेश्वरैया ने। ठीक है, याद रखेंगे आप, वन लाइनर प्रश्न यहाँ से 3-4 प्रश्न बनेंगे जो मैं आपको आगे के क्रम में दिखाता जाऊंगा कि भारत में सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग की बात किसने कही? एम विश्वेश्वरैया। कब कही? 1930 में। किस माध्यम से कहा? तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा था। कौन सा पुस्तक? इसी इकोनॉमिक प्लानिंग बेस्ड एक पुस्तक उन्होंने लिखा आगे चल के 1930 के बाद। कब? तो 1934 में एक पुस्तक लिखा, उसका नाम क्या था? प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक, तो एम विश्वेश्वरैया ने 1930 में इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कही। इसके बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखना शुरू किया, जिस पुस्तक को उन्होंने 1934 में पब्लिश किया। ठीक है, उन्होंने उस पुस्तक को कब पब्लिश किया? तो 1934 में। पुस्तक का नाम क्या था? प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक, चीज़ों को 2-3 बार रिपीट कर देने से ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक के, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप इस चीज़ को 2-3 बार रिपीट कर लें। ठीक, अब हुआ क्या कि इसी बुक को बेस मान करके और आगे चल करके 1938 में यानी 1938 में किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का नाम क्या था? नेशनल प्लानिंग कमेटी। क्या? नेशनल प्लानिंग कमेटी। उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई और उस कमेटी का फर्स्ट चेयरमैन किसे बनाया? तो उस कमेटी का फर्स्ट चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष बनाया उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को, जो आगे चल के
और भारत के क्या बने पहले प्रधानमंत्री, जिसे चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक, तो अगर आपसे ये पूछ दे कि नेशनल प्लानिंग कमेटी किसने बनाई, सुभाष चंद्र बोस। नेशनल प्लानिंग कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। नेशनल प्लानिंग कमेटी किस को बेस मान करके या फिर किस पर आधारित थी, तो एक पुस्तक का नाम देगा और उस पुस्तक का नाम होगा प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, या फिर अगर थोड़ा सा टफ करना चाहेगा तो वो डायरेक्ट एम विश्वेश्वरैया की बात कहेगा। ठीक, तो हम वहाँ पे यही समझेंगे कि एम विश्वेश्वरैया का जो कॉन्सेप्ट था उसी को बेस मान करके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई, जिसके पहले चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इस तरीके से आप इसे एक बार में रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी चीज होता है तो वो स्टेप वाइज बनता है। ठीक, जैसे आप ही कोई प्लान बनाते हैं तो वो स्टेप वाइज होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, यानी उसमें कैटेगराइज कर दिया जाता है कि ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट। ठीक उसी तरीके से इकोनॉमिक प्लानिंग को उस समय के हिसाब से 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। ठीक, इसको वर्गीकृत किया गया 5 भागों में। इसमें हुआ क्या, ध्यान देंगे कि उसको जब डिफाइन किया जा रहा था तो पहला आया इंडिकेटिव प्लानिंग। ठीक, क्या आया, इंडिकेटिव प्लानिंग। अब इंडिकेटिव प्लानिंग में किसको रखा जाए, तो ध्यान देंगे इंडिकेटिव प्लानिंग में बताया गया कि इसमें जो अधिपत्य होगा या फिर वर्चस्व होगा या फिर डोमिनेंस होगा या फिर प्रभाव होगा, वो किसका होगा, तो प्राइवेटाइजेशन का। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिकेटिव प्लानिंग के तहत बात करेंगे तो आप प्राइवेटाइजेशन को महत्व देंगे। ठीक, जैसे आप ही कोई गांव में एक योजना बनाते हैं तो कहते हैं ना कि अगर ये वाला काम करना है तो इस व्यक्ति को सेक्शन में रखना होगा या फिर इस तरीके से करना होगा। ठीक उसी तरीके से कहा गया कि अगर आप इंडिकेटिव प्लानिंग पर काम करना चाहते हैं तो इसमें व्याख्या है किसकी, प्राइवेटाइजेशन की। तो आपसे भी क्वेश्चन बना सकता है इंडिकेटिव प्लानिंग इज बेस्ड ऑन, तो क्या होगा कि प्राइवेटाइजेशन, यानी कि इसमें बात कही गई किस तरह की योजनाओं की, तो प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण की बात कही गई। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का हिंदी होता है निजीकरण। आगे बढ़ेंगे हम तो ध्यान दें कि एक प्लानिंग, अगला प्लानिंग क्या बन के आया, इंपरेटिव प्लानिंग। इंपरेटिव प्लानिंग में क्या हुआ कि बताया गया कि अगर ये वाला प्लानिंग हम लागू करते हैं तो इसमें जो नियंत्रण होगा वो किसका होगा, सरकार का, अर्थात गवर्नमेंट का। तो भारत में होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। ठीक, तो अगर इंपरेटिव प्लानिंग की बात करते हैं तो उसमें नियंत्रण होगा सरकार का। अगर हम बात इंडिकेटिव प्लानिंग की करते हैं तो उसमें नियंत्रण होगा प्राइवेटाइजेशन का। अब भारत में क्या है कि भारत में दोनों तरह का है, इसीलिए हम गवर्नमेंट ऑफ मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग को भारत के सेंस में पढ़ते हुए इन 5 को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत के इकोनॉमिक प्लानिंग में इन 5 का रोल है। मैं अभी आपको जब इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ाऊंगा जहाँ से शुरुआत होगी तो उसमें देखेंगे आपकी जो योजनाएं बनती है उसमें एनुअल प्लान भी मिक्स है, रोलिंग प्लान भी है, पर्सपेक्टिव प्लान भी है, इंपरेटिव है और इंडिकेटिव है। कैसे, आगे समझते हैं हम पर्सपेक्टिव प्लानिंग को। पर्सपेक्टिव प्लानिंग क्या है, तो इसमें क्या है कि इसमें डिक्टेटरशिप, मोनार्कियल सिस्टम का शासन होता है। ठीक, और इसमें योजनाएं लंबे समय के लिए बनती हैं। अब देखिए ये क्यों कहा गया था उस समय, क्योंकि उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था। ठीक, उस समय हमारे ऊपर किसी अन्य का शासन था, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश का शासन था। ठीक, तो उस हिसाब से वहाँ थोड़ी उस समय चुनाव होता था, वो तो जिसको वायसराय चुन के भेज दिए उनका काम चलता रहा, हम उनके अधीन काम करते रहे। तो जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले पर्सपेक्टिव प्लानिंग हम पे हावी था, क्योंकि उस समय एक तरह से कहें तो वो डिक्टेटरशिप या मोनार्कियल सिस्टम ही था। ठीक, और यही वजह होता कि उसमें जो एक बार योजना बना करके डाल दिया गया वो योजना पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, एक लंबे समय का टाइम इंटरवल वो कवर करेगा। तो पर्सपेक्टिव प्लानिंग किसे कहते हैं, तो वैसी योजनाएं जो डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्कियल सिस्टम के अधीन बनाई जाती हैं, जो एक लंबे समय काल के लिए बनती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं रोलिंग प्लान। अब रोलिंग प्लान क्या है, तो ध्यान देंगे कि जैसे कोई योजना चल रही है, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि 1951 से 1956 पहली योजना आई। ठीक, उस योजना को वर्तमान गवर्नमेंट जैसे चल रही थी, हुआ क्या कि चुनाव हो गया बीच ही में, 1951 से 56 के बीच में चुनाव हो गया
और किसी कारणवश जो वर्तमान सरकार थी गिर गई, एक नई सरकार बन के आएगी, और जब एक नई सरकार बन के आएगी तो हो सकता है कि वो अपनी नई योजना लाना चाहे। तो नया योजना लाना चाहेगा तो करेगा क्या कि पुराने योजना को रोक देगा, ठीक, और नई योजनाओं को लागू करेगा। तो यही व्यवस्था क्या कहलाएगा, रोलिंग प्लान कहलाएगा, जो कि हमको देखने को मिलेगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के टर्म में। ठीक, आगे चलेंगे तो हम आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना भी दिखाएंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं एनुअल प्लान की तरफ। एनुअल प्लान क्या है, तो जैसे हमारे यहाँ 5-5 साल का इकोनॉमिक प्लानिंग बना, 1951 से 56, 56 से आगे वैसे 5-5 साल करके बनता गया, 56 से 61 बना और 61 से 66 बना। अब हुआ क्या इस दौरान कि हर इकोनॉमिक प्लान के दौरान एक लक्ष्य रखा जाता है कि हमको इस 5 वर्ष के दौरान इतना काम इस सेक्टर में कर लेना है, वो पहले ही तय हो जाता है। ठीक, उसी तरीके से 1961 से 1966 के बीच कुछ लक्ष्य रखे गए, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक, तो 1961 से 66 के दौरान लक्ष्य रखे गए, लेकिन आपको पता है कि एक तरफ भारत पाकिस्तान और एक तरफ भारत चाइना, यानी भारत को उस दौरान 2-2 युद्ध झेलने पड़े। अब 2-2 युद्ध झेलने की वजह से हुआ क्या कि जो पैसे विकास के लिए रखे गए थे वो पैसे अपनी सुरक्षा पर खर्च कर दिए गए, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट का रेट तय किया गया था वो हम कवर नहीं कर पाए। अब कवर नहीं कर पाए और उस चीज़ का लक्ष्य हमने रखा था, तो ऐसा तो नहीं है कि कवर नहीं हुआ तो चलो छोड़ देते हैं, नहीं, उसी चीज़ को उस टाइम इंटरवल पे जब मेजर किया गया और जब पूरा हम नहीं कर पाए थे, तो उसी चीज़ को फिर से पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक एक साल का टाइम बढ़ाते जाते हैं। ठीक, जैसे 1961 से 66 तक का टाइम रखा गया, लेकिन जब पूरा नहीं हुआ तो हमने क्या किया, हमने किया ये कि 66 से 1 साल का और प्लान बढ़ा दिया और 66 से 67 का टाइम लिया हमने। और हमने इस दौरान क्या किया, कोई नया योजना नहीं बनाया, वही पिछली योजना जो थी उसी को हमने कवर करने का कोशिश किया। फिर 66 में अगर पूरा नहीं हुआ तो हमने क्या किया, 66 से 67 बनाया, 67 से फिर एक 68 बनाया, फिर 68 में भी देखे कि पूरा नहीं हुआ, तो यही वजह था कि 68 से 69 बनाया। ठीक, 69, और 69 में जब पूरा कर लिया गया तो ये लगातार 3 एनुअल प्लान आए थे भारत में 66 के बाद, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। इसके बाद क्या हुआ कि 69 से 74 अगली पंचवर्षीय योजना आई। ठीक, और फिर 74 से 79 अगली पंचवर्षीय योजना आई, लेकिन वो 79 तक न जा करके 78 में ही रुक गई। वो क्या कारण है वो भी मैं आपसे साझा करूंगा। तो आपने यहाँ पे समझा रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान क्या था कि कोई योजना जारी है उसको बीच में रोक करके और नई योजना को ला करके लागू करना रोलिंग प्लान कहलाएगा। जबकि एनुअल प्लान क्या है कि कोई योजना जारी है लेकिन अपने समय काल के दौरान उसने अपने जो टारगेटेड लक्ष्य रखे गए थे, ठीक है, जो TGR होता है उसको उसने फुलफिल नहीं किया, तो उस योजना को सफल बनाने के लिए फिर एक साल का प्लान बनाया जाएगा और उस दौरान वही पीछे वाली योजनाओं पे काम करते रहेंगे, और इसी चीज़ को हम एनुअल प्लान कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप एनुअल प्लान भी समझ गए होंगे, रोलिंग प्लान भी, पर्सपेक्टिव प्लान भी, इंपरेटिव प्लान भी और इंडिकेटिव प्लान भी। ठीक है, इतनी चीज़ें थी टाइप्स ऑफ प्लानिंग में, जिसमें आपने हर एक को अपने हिसाब से समझने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें और पढ़ेंगे पहली पंचवर्षीय योजना, क्योंकि ये सारी योजनाएं 5-5 साल के लिए बनी। ठीक, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब है, 1951 से 56। एक बात यहीं पे आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि जैसे बना योजना आयोग। ठीक, तो शुरुआत में योजना आयोग बना, जो कि वर्तमान में 2015 से ही योजना आयोग का नाम बदल करके कर दिया गया नीति आयोग। योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वही, जो उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे 1951 के टाइम में, वही कौन थे, उस समय के अध्यक्ष थे। उसी का नाम बदलकर उसमें कुछ चेंजेस किए गए, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसमें, और इसके बाद बना नीति आयोग। ठीक है, अब नीति आयोग जब बना तो नीति आयोग को का अध्यक्ष कौन बना, तो जो प्राइम मिनिस्टर पहले होते थे, अभी भी जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो रहे इसके अध्यक्ष। एक यहाँ से मजेदार क्वेश्चन आपसे पूछता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, NITI, नीति का फुल फॉर्म क्या है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इसका जवाब कमेंट में देंगे कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसमें दो, एक प्रेसिडेंट हो गया अध्यक्ष। तो प्रेसिडेंट मैंने अभी आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो भी उस समय के करंट प्राइम मिनिस्टर होंगे वही होंगे। इसका वाइस प्रेसिडेंट या फिर वाइस चेयरमैन, जो उपाध्यक्ष जिसको बोलते हैं हम, वो वर्तमान में कौन है। तो दो प्रश्न मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 से शुरू हुई। ठीक है, तो स्टैब्लिशमेंट डेट मैंने आपको बता दिया। इसके जो चेयरमैन हैं या अध्यक्ष हैं वो हमारे प्रधानमंत्री, जो वाइस प्रेसिडेंट या फिर वाइस चेयरमैन जो हैं उनका नाम आपको बताना है और नीति का फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को। मैंने अभी अभी आपके साथ चर्चा भी कर रखा है कि 5 ईयर प्लान या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों लाई गई, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जाए, जो हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है उसका सही ढंग से किस क्षेत्र में इस्तेमाल करें ताकि देश का डेवलपमेंट रेट बढ़े। ठीक, और इस 5 ईयर प्लान के दौरान दो शब्द मैंने यहाँ लिखा है, एक टीजीआर लिखा है और एक लिखा है एजीआर। ठीक है, तो टीजीआर का मतलब कि एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता था कि इस 5 साल में हमें एक जो टारगेटेड ग्रोथ रेट है उसको इतना % कर लेना है, जैसा कि पहली बार लक्ष्य रखा गया था। ठीक, और उस लक्ष्य से बढ़ करके अचीव्ड ग्रोथ रेट मैंने यहाँ एजीआर लिखा है। तो उस साल हमने जितना लक्ष्य रखा था उससे 1.5% ज़्यादा, 1.5% ज़्यादा हमने अचीव किया था। तो यहाँ से हम एजीआर और टीजीआर के माध्यम से ये बात समझ पा रहे हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग इसीलिए लाई गई कि डेवलपमेंट का एक पैमाना फिक्स किया जाए और एक टाइम पीरियड में, फिक्स टाइम पीरियड में हमें कितना काम करना है उस चीज़ों को पहले से ही फिक्स प्लान करके काम किया जाए ताकि उसे अचीव करना हमारे लिए आसान होगा। अब जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट किसने किया था, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, कि किस मॉडल पे आधारित है, तो आधारित है हेराल्ड-डोमर मॉडल पे। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है, तो हेराल्ड-डोमर मॉडल पे। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। ठीक, तो इसे आप रट के ही रखेंगे। अब एक चीज और कि एक प्रश्न और भी आता है कि मान लीजिए पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी सेकंड 5 ईयर प्लान, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का उद्देश्य क्या था, यानी किस चीज को उसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया था, किसको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था। तो ध्यान देंगे कि इसमें सबसे ज्यादा महत्व एग्रीकल्चर को दिया गया था। क्यों दिया गया था, इस पे भी आप गौर कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने आपको बताया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब देश कृषि प्रधान हो तो नो डाउट कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो अपने मेजर सेक्शन को इम्प्रूव करना होगा। और इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी गई। ठीक है, कि हम अगर अपना एग्रीकल्चर सेक्टर सही कर लेते हैं तो हमारे लिए अपना डेवलपमेंट रेट बढ़ाना ठीक आसान हो जाएगा, हम सबको रोजगार दे पाएंगे और एक साथ एक बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किसको ध्यान में रखा गया, एग्रीकल्चर को। अब इसमें आते हैं अचीवमेंट की बात करते हैं कि इस 5 साल के दौरान हमने क्या क्या किए। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, अगर हमको एग्रीकल्चर सही करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, खेतों को पानी चाहिए। तो पहला काम किया गया कि 2 मेजर डैम बनाए गए, 2 बड़े बड़े बांध बनाए गए। कौन कौन, भाखड़ा नांगल डैम जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, और डैम कहाँ बनेगा, नदी पे। तो कौन सी नदी पे बना है, सतलज नदी पे। यह भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि भाखड़ा नांगल डैम कहाँ स्थित है, सतलज नदी पे, किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। मैंने उसी को शॉर्ट में HP लिखा है। दूसरा डैम कौन सा बना, हीराकुंड बांध, और हीराकुंड बांध कहाँ है, ओडिशा में। किस नदी पे है, महानदी पे। ठीक है, एक बात और भी ध्यान देंगे, ये जो बांध है वो मिट्टी का सबसे लंबा बांध है। कौन, हीराकुंड बांध। आगे बढ़ते हैं, तो ये था हमारे एग्रीकल्चर के लिए काम किया गया, लेकिन इसके साथ साथ इसको तो बेस माना गया था कि इसको ज़्यादा फोकस किया गया था, लेकिन इसके साथ भी कुछ काम और किए गए थे। जैसे क्या किया गया था कि UGC का गठन किया गया। ठीक, UGC का फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे। और
इस यूजीसी के तहत, ठीक, इस यूजीसी के तहत 5 IITs खोले गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 5 IITs खोले गए। ये IITs को खोलने का क्या मतलब था? ये था कि कृषि तो हमारा बेहतर हो ही रहा है, साथ ही साथ हम अपने एजुकेशन सिस्टम को अगर टेक्निकल के साथ जोड़ देंगे तो टेक्नोलॉजी जैसे ही हमारा डेवलप होगा हम और ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने एजुकेशन को प्रमोट किया गया किसके तरफ? टेक्निकल एजुकेशन की तरफ, यानी कि तकनीकी शिक्षा की तरफ जोड़ दिया गया। और इसी के तहत यूजीसी ने 5 IITs का गठन किया। ठीक, तो अब देखिए, हो सकता है कि यूजीसी से संबंधित कुछ फैक्ट्स आपसे एग्जाम में थॉरली पूछ दिए जाएं। तो यूजीसी का फुल फॉर्म आपने देखा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी का मोटो क्या है? क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछने के लिए। तो इसका मोटो है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये, यानी कि नॉलेज एंड साइंस लिबरेट्स। यूजीसी की का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। यूजीसी की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1953। इतना तो हमको पता ही है कि 51 से 56 के बीच हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या होगा? 28 दिसंबर 1953 यानी 1953। इसके चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में जो चेयरमैन है वो डीपी सिंह है। ठीक है, अब एक बात और भी इधर ध्यान देंगे। हमने कहा कि इसके तहत IITs का गठन हुआ। कितने IITs? 5 IITs। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे बना सकता है कि पहला IIT कौन था? तो पहला IIT था IIT खड़गपुर। कौन? IIT खड़गपुर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में ही हो गई थी। यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग के पहले वर्ष में ही हमारा पहला IIT तैयार हो चुका था। अब बढ़ते हैं हम आगे, और अगला काम क्या हुआ था? तो अगला काम हुआ था LIC का गठन हुआ था। ठीक है, LIC का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जिसको आप भारतीय जीवन बीमा निगम के नाम से जानते हैं, आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा। अब LIC से भी संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आ सकते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले LIC चर्चे में आया था कि भारत सरकार अपना हिस्सा बेचना चाहती है। ठीक, यानी कि उसका कुछ हिस्सा प्राइवेटाइज करना चाहती है। तो हालांकि वैसा अभी तक नहीं हुआ है, अभी भी LIC 100% गवर्नमेंट के अधीन ही है। तो इसलिए हो सकता है कि आपसे ये प्रश्न बना दिया जाए कि LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। वर्तमान में चेयरमैन कौन है? जैसे किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ की पीपल होते हैं, जिसमें चेयरमैन हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए। तो उसी तरीके से आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि LIC के चेयरमैन कौन है? आंसर होगा MR कुमार। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो LIC की स्थापना जो है वो LIC एक्ट 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 को किया गया। तो ये सारी जानकारी थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान से संबंधित। ठीक है, हम बढ़ते अपने सेकंड 5 ईयर प्लान की तरफ। सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक? 1956 से 61 तक, क्योंकि 5-5 साल का ये प्लान था। ठीक, पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61, कंटिन्यूसली अभी तक चल रहे हैं। पहले को हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था, दूसरा किस पे? PC महालनोबिस मॉडल पर, अर्थात इन्होंने इसे ड्राफ्ट किया था। PC महालनोबिस का पूरा नाम प्रकाश चंद्र महालनोबिस है। ठीक है, एक चीज और भी ध्यान देंगे, पहले वाले का ऑब्जेक्टिव क्या था कि भारत के कृषि सेक्टर को ज्यादा महत्व देते हुए उसे विकसित करना है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया? क्योंकि पहले वाले में जो लक्ष्य रखा गया था, टारगेटेड लक्ष्य, वो 2.1% रखा गया था और हमने अचीव कर लिया था 3.6%। तो पहला जो हमारा 5 ईयर प्लान था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ठीक, इस वजह से हमने ये देखा कि चलिए हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में तो धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया है और जो लक्ष्य रखा था उसे हम अचीव भी कर चुके हैं। अब उसको एक लय देना है सिर्फ। उसके लिए क्या करना होगा कि हमें अपनी टेक्निकलिटीज़ को बढ़ाना होगा। उसी के लिए IITs की भी स्थापना की। साथ ही साथ दूसरे वाले में क्या किया गया, जो दूसरा 5 ईयर प्लान है उसमें भारी उद्योग को महत्व दिया जाने लगा। ठीक, कि वहाँ लिखा हुआ है कि टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत के औद्योगिक विकास को प्रमोट करने की बात कही जाने लगी और इसमें उसी चीज़ को महत्व दिया गया। उद्देश्य यही रखा क्या? विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री, यानी भारी उद्योगों को का स्थापन यानी एस्टेब्लिशमेंट किया जाने लगा। जैसे कि स्टील उद्योग है,
इस्पात उद्योग है, ठीक, इस तरीके उद्योग को क्या किया गया, महत्व दिया जाने लगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि उस 5 वर्ष के दौरान इस पे तो काम हुआ, साथ ही साथ कुछ चीजें और भी अचीव की गई। वो क्या किया गया, हमने किया पहला कि इन सभी उद्योगों को चलाने के लिए, जैसे कृषि को चलाने के लिए पानी चाहिए था, हमने डैम बनाया, भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुंड डैम। उसी तरीके से इस भारी उद्योग को चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए था। तो एनर्जी चाहिए था तो हमने क्या किया कि हमारे पास जो खनिज संपदा था, जैसे कोल माइंस जो थे, उस कोल माइंस का संख्या हमने क्या किया, बढ़ा दिया। यानी कि वहाँ से कोल माइंस को हमने निकालने की प्रक्रिया क्या की, बढ़ा दी, क्योंकि वहाँ से हम कोल निकाल करके और उससे क्या कर रहे थे, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, एनर्जी को जनरेट कर रहे थे। तो एनर्जी जनरेशन के लिए, यानी कि ऊर्जा प्राप्ति के लिए, जिससे कि हमारा ये भारी उद्योग चलाया जा सके, हमने क्या किया, कोल माइंस की संख्या बढ़ा दी। उसके बाद और अगला अचीवमेंट क्या रहा कि हमने भारत के पूर्वोत्तर राज्य, अब पूर्वोत्तर राज्य का मतलब क्या, जो भारत के उत्तर पूर्व हिस्सा में है, जिसे हम इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ठीक। तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रेलवे के विस्तार की बात इसमें कही गई और विस्तार किया गया। आगे क्या किया गया कि जो हैवी स्टील प्लांट लगाने थे या जो हैवी इंडस्ट्री लगाने थे, तो उसके तहत 3 स्टील प्लांट लगाए गए। कौन कौन, पहला लगाया गया दुर्गापुर, ठीक है। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। किसके सहयोग से लगा, तो हमारे पास तो इतनी क्षमता थी नहीं, क्योंकि हम तुरंत ही अभी गुलामी से आज़ाद हुए थे। तो हमने क्या किया कि ब्रिटेन के सहयोग से अपना पहला स्टील प्लांट दुर्गापुर में स्थापित किया। ये प्रश्न आपसे बनाया भी जा सकता है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से बनाया गया, तो ब्रिटेन के सहयोग से। अगला हमारा स्टील प्लांट लगा भिलाई, कहाँ है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में। ये किसके सहयोग से बना, तो USSR से बना, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये तो पता होगा कि छत्तीसगढ़ किससे कट के बना है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। एक बात और, अब तीसरा स्टील प्लांट कौन बना, तो राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है, ओडिशा में, और ये किसके सहयोग से बना, जर्मनी के सहयोग से। भिलाई बना USSR यानी जो वर्तमान में रूस है उसके सहयोग से, राउरकेला बना जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर स्टील प्लांट बना ब्रिटेन के सहयोग से। इस तरीके से हमने 3 स्टील प्लांट अपने यहाँ तैयार किए, ठीक। और इस बार जो टारगेटेड ग्रोथ रेट TGR यानी कि टारगेटेड ग्रोथ रेट, हमने जो लक्ष्य रखा था वो कितना रखा था, विकास का रेट रखा था कि 4% विकास का रेट हमें अपना पहुंचा लेना है। हमने देखा क्या कि 5 साल बाद हम 4.1% विकास दर तक पहुंच चुके थे। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना में 2.1% लक्ष्य रखा गया था, 3.6 हम पहुंचे, पहला भी सफल था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना भी हमारा सफल था, क्योंकि जितना टारगेटेड ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा गया था उससे हम आगे निकल चुके थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पहली पंचवर्षीय योजना भी सक्सेस रही और दूसरी पंचवर्षीय योजना भी सफल रही।